कहेंगे कि इस बुक के बारे में आपको विशेष ज्ञान है तो उसको कहेंगे विज्ञान। ठीक है, यानी कि किसी भी टॉपिक के बारे में अगर विशेष तरह से क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो उसको हम विज्ञान कहेंगे। ठीक है, तो हम विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्रकृति में जितनी वस्तुएं उपलब्ध है उसके बारे में हम लोग विशेष क्रमबद्ध तरीके सिस्टमैटिक ढंग से अध्ययन करते हैं, उसे विज्ञान कहते हैं। तो प्रकृति में दो तरह के वस्तुएं उपलब्ध हैं, यानी कि सजीव है और दूसरा निर्जीव है। ये मैं पहले से भी लिख दिया हूँ। सजीव और निर्जीव क्या होते हैं, इसका क्या क्या प्रक्रम होता है, दोनों में क्या अंतर होता है, मैं इसके आगे मैं आपको कुछ आगे बताने वाला हूँ। पहले आप जान के चलिए कि सजीव और निर्जीव। ठीक है, मोटा मोटी इसमें जान लीजिए कि सजीव और निर्जीव में होता है कि जीवन होता है, प्राण होता है, और निर्जीव में प्राण नहीं होता है। यानी कि सजीव में जीवन होगा और निर्जीव में जीवन नहीं होगा। जिसमें जीवन होगा उसको सजीव कहेंगे, जिसमें जीवन नहीं होगा उसे निर्जीव कहेंगे। ठीक है, तो इस निर्जीव वस्तु के बारे में इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका जितना भी चीज वस्तु दिखता है, यानी कि टेबल, कुर्सी, पत्थर, किताब, बॉल, ये सब इत्यादि। मार्कर भी क्या निर्जीव है। तो इसका अध्ययन हम लोग भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, यानी कि फिजिकल साइंस के अंतर्गत करते हैं। क्या है कि मैं फिजिकल साइंस पढ़ने जा रहा हूँ या फिजिकल साइंस का स्टडी करने जा रहा हूँ, तो समझ आए कि वो निर्जीव वस्तु के बारे में अध्ययन करने जा रहा है। ठीक है, और सजीव के बारे में अध्ययन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान के अंतर्गत कहते हैं। क्या कि मैं जीव विज्ञान पढ़ने जा रहा हूँ तो समझ आइए कि वह सजीव के बारे में अध्ययन करने जा रहा है। सजीव के बारे में अध्ययन करने का मतलब है कि वह ऐसा जीव के बारे में अध्ययन करने जा रहा है जिसमें जीवन है, प्राण है। ठीक है, उसके बारे में अध्ययन करने जा रहा है। सजीव के अंतर्गत आता है आपका जितना हम लोग भी आते हैं, छोटे बड़े जीव जंतु भी आते हैं, पेड़ पौधे भी सजीव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो सजीवों के बारे में अध्ययन जीव विज्ञान में करते हैं और निर्जीवों के बारे में अध्ययन हम लोग भौतिक विज्ञान में करते हैं। ठीक है, भौतिक विज्ञान भी आगे चलकर दो पार्ट में बढ़ जाता है, भौतिकी में बढ़ जाता है और दूसरा रसायन में बढ़ जाता है। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान बोलते हैं, रसायन शास्त्र। ठीक है, आपका ये भौतिकी में क्या चीज़ का अध्ययन करते हैं, रसायन में क्या चीज़ का अध्ययन करते हैं। तब भौतिकी में हम लोग किसी भी मतलब कि इस निर्जीव वस्तु के बारे में बाहरी वातावरण से जो दाब है, ताप है, उस पे उस वस्तु का क्या आकृति रह रहा है, क्या तापमान रह रहा है, तो हम लोग इस भौतिकी में अध्ययन करते हैं। यानी कि हम लोग ताप और दाब पे उस भौतिकी क्या मतलब कि उस वस्तु क्या प्रकृति है वो हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, और रसायन में हम लोग निर्जीव वस्तु की हम उसकी आंतरिक संरचना, यानी कि जो उसका संरचना नहीं दिखता है या उसमें दूसरे से क्या अभिक्रिया कर रहा है, वो मतलब आंतरिक संरचना हम लोग रसायन में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे ये इसका भौतिक में हम इसका अध्ययन करेंगे कि ये कितने डिग्री टेम्परेचर पर गलेगा, इसका आकार चेंज होगा, अवस्था चेंज होगा। ठीक है, तो भौतिकी में अध्ययन करेंगे। ठीक है, और इसका रसायन में ये क्या चीज़ से बना है, यानी कि इसका छोटा छोटा कण क्या चीज़ से बना है। ठीक है, इसका छोटा कण को क्या चीज़ से मिला कि इसको अगर छोटा कण से अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, तो वो रसायन में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, हमको तो जीव विज्ञान पढ़ना है। भौतिकी में अगले लेक्चर में मतलब कि कमेंट कीजिएगा तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, ये सब पढ़ाना सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो 10th में हमको यही जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन शास्त्र पढ़ना रहता है। ठीक है, तो मैं जीव विज्ञान स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जीव विज्ञान में मूलतः क्या क्या चीज़ पढ़ना आता है, तो यहाँ पर देखिए जीव विज्ञान यानी कि हम लोग जीवन के बारे में पढ़ते हैं, जीव के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर छोटा सा आपको सजीव और निर्जीव में अंतर बता देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि सजीव वस्तु आखिर क्या है, निर्जीव वस्तु क्या है आखिर। ठीक है, मैं आपको लिखाऊंगा नहीं, लेकिन आप कहिएगा तो नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो सजीव में पहला होगी प्राण होगा, यानी कि कोई वस्तु जिसमें प्राण होना चाहिए, और तो उसको सजीव कहेंगे। जिसमें प्राण नहीं होगा उसको निर्जीव कहेंगे, मतलब इसमें प्राण नहीं होगा। ठीक है, इसमें जीवन होगा, यानी कि उसकी जीवन अवधि कुछ फिक्स रहेगा। जैसे कि हम लोग का जीवन अवधि फिक्स है, जीवन काल फिक्स है। जितने भी जीव जंतु होते हैं, सजीव होते हैं, उसके जीवन अवधि फिक्स होता है। ठीक है, लेकिन इसमें जीवन अवधि फिक्स नहीं होता है। ठीक है, जब चाहे उसको नष्ट कर सकते हैं या नष्ट हो जाता है। ठीक है, और इसमें है कि पहला पोषण होगा। पोषण मतलब भोजन लेता है, खाना खाता है।
सजीव जितना है भी है वो भोजन करता है, खाना खाता है। निर्जीव है तो वो खाना नहीं खाएगा। फिर अगला पॉइंट है, आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे, अगला पॉइंट है कि पाचन होगा। इसमें सजीवों में पाचन होगा, निर्जीव में कोई पाचन नहीं होगा। यानी कि सजीव में प्राण होगा, जीवन होगा, पोषण करेगा, पाचन उसमें होगा। सजीवों में श्वसन होगा तो निर्जीव में श्वसन नहीं होगा। सजीव में परिवहन होगा, परिवहन का मतलब है कि उसके अंदर जो खाना खा रहा है, वो जो एनर्जी बन चुका है, उसको शरीर के पूरे अंगों तक पहुंचाना, उसको परिवहन कहते हैं। तो ये एक सजीव में हो रहा है, निर्जीव में ये नहीं होता, परिवहन नहीं होता। और भी है, यानी कि सजीव में उत्सर्जन होता है, निर्जीव में उत्सर्जन नहीं होता। सजीव में जनन होगा, प्रजनन होगा, और निर्जीव में प्रजनन नहीं होगा। तो ये मूलभूत कुछ क्रियाएं हैं, अंतरे हैं, जो आप सजीव और निर्जीव में अंतर कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम सजीव किसे बोल सकते हैं, निर्जीव किसे बोल सकते हैं। जैसे एक किताब है, इसको हम सजीव बोलेंगे, निर्जीव बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे निर्जीव। देखिए इसमें प्राण नहीं है, मतलब इसको कुछ भी प्राण नहीं है, फिर जीवन भी नहीं है, ये पोषण करता नहीं है, इसमें पाचन होता नहीं है, श्वसन होता नहीं है, परिवहन, उत्सर्जन, जनन ये सब नहीं होता। ठीक है, हम लोग में होता है, हम लोग में प्राण है, जीवन है, पोषण है, पाचन है, श्वसन है, परिवहन होता है, उत्सर्जन होता है, जनन भी होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या सजीव है। ठीक है, आपको अगर प्रश्न एग्जाम में आएगा कि सजीवों निर्जीवों में मुख्यतः 5 अंतर लिखिए, तो आप बढ़िया से लिख सकते हैं। मैं तो अभी 8 लिखा दिया हूँ, बहुत सारा अंतर हो सकती है, लेकिन मुख्यतः यही होता है। ये सब जो देख रहे हैं, पोषण, पाचन, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जनन, ये 5 देख रहे हैं, 6 ठो, इसको बोलते हैं उपापचय क्रियाएं, मेटाबॉलिक क्रियाएं। ये क्या होती है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो इतना पहले आप समझ लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए, यहां तक आप सजीवों के जो लक्षण हैं, जो उसमें क्रियाएं होती है, आप जान चुके हैं। अब चलिए अब बताते हैं। तो सजीवों में बहुत सारी क्रियाएं होती है, मतलब ये मान चुके हैं ना कि जीवों में बहुत सारी क्रियाएं होती है। ठीक है, तो जीवों में जो क्रियाएं होती है बहुत सारी, उसी को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम। अब आते हैं जैव प्रक्रम टॉपिक पे, जो चैप्टर स्टार्ट है। जैव प्रक्रम, जैव मतलब हो जाएगा जीव आपका, प्रक्रम मतलब हो जाएगा प्रक्रिया, प्रक्रिया यानी कि कोई काम। ठीक है, तो सजीवों में जीव बोलेंगे तो आप समझिए कि सजीव के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो कहेंगे जीवों में वे होने वाली बहुत सारी क्रियाएं, जिससे जीवों का अनुरक्षण होता है, मेंटेनेंस होता है, यानी कि जो जीवन चल रहा है, लाइफ चल रहा है, उसमें वो अपना अस्तित्व बनाए रखता है। वो सब क्रियाएं जैव प्रक्रिया, जैव प्रक्रम कहलाता है या जैव प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ टॉपिक मिस कर रहा हूँ, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि हम लोग 9th में क्या क्या चीज़ पढ़ चुके हैं, मुझे पहले ही रिवीजन करा देना चाहिए। देखिए 9th में हम लोग जो सजीव पढ़े हुए हैं, सजीव का जो बनावट है, यानी कि जीवों का जो शरीर कैसे बना है वो पढ़े हुए हैं। यानी कि जीवों का शरीर छोटे छोटे कोशिका से बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है, फिर कोशिका मिलकर ऊतक से बना हुआ है, ऊतक से फिर अंग बना हुआ है, अंग से अंग तंत्र बना हुआ है, और फिर पूरा शरीर बना हुआ है। ठीक है, ये आप 9th में पढ़ चुके हैं। यानी कि इस शरीर कैसे बना है उसका स्ट्रक्चर आप बना चुके हैं, यानी कि पढ़ चुके हैं। अब इस शरीर से जो बना हुआ है, यानी कि जो शरीर बना हुआ उसमें कौन से काम हो रहा है, कौन सा प्रक्रिया हो रहा है, वो हम लोग 10th क्लास में ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, 10th क्लास के बारे में पढ़ेंगे। तो कोशिका क्या है ये सब आप 9th में बढ़िया से पढ़े होंगे। नहीं जान तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि कोशिका मतलब कि जैसे कि घर का छोटे छोटे इकाई ईंट होता है ना, उससे वैसे हमारा शरीर भी क्या छोटे छोटे कण से बना हुआ है, यानी कि छोटे जीव से बना, बहुत छोटे जीव से बना हुआ है। उस छोटे जीव को कोशिका कहेंगे। और कोशिका जब समूह एक साथ कोशिका का समूह बन जाएगा तो ऊतक, फिर ऊतक का समूह हो जाएगा अंग, अंग का समूह हो जाएगा अंग तंत्र, फिर अंग तंत्र का समूह हो जाएगा शरीर, पूरा शरीर। ठीक है, तो ये तो हम पढ़ लिए हैं। लेकिन इस शरीर में यानी कि जो सजीव है, इसमें क्या है, बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं। उस क्रिया को हम लोग जैव प्रक्रम नाम दिए हैं। ठीक है, तो क्रियाएं बहुत सारी हो रही है।
तो आप सोचते होंगे कि ये सारी बहुत क्रिया क्यों हो रही है। तो मैंने बताया था कि क्यों इसलिए हो रही है, क्योंकि जीवों को अनुरक्षण करना है, इस जीवन के जो जीवन लाइफ चल रहा है उसमें अपने आप को मेंटेनेंस करना है, अपने अस्तित्व बनाए रखना है, इसलिए उसको जैव प्रक्रम करना है। आपको सर कौन कौन से जैव प्रक्रम होता है? तो जैव प्रक्रम बहुत सारी जैव प्रक्रम होता है, मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आएगा, लेकिन मुख्यतः जो 5-6 क्या होता है जैव प्रक्रम होता है। मैंने लिखा था पहले ही, मैं आपको बता दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। पहला बताया था पोषण, फिर उसके बाद बताया था कि पाचन, फिर उसके बाद श्वसन के बाद बताया था परिवहन के बाद बताया था उत्सर्जन, और उत्सर्जन के बाद प्रजनन। ठीक है, तो आपको बीटीसी जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें जो 5 चैप्टर का जैव प्रक्रम 5 चैप्टर मिक्स किया हुआ है, मैं आपको इस बुक से पढ़ाने वाला हूँ, यानी कि भारती भवन। ठीक है, मैं इसी बुक से अभी फॉलो करते आ रहा हूँ, मैं खुद इससे पढ़ा हूँ और इसी बुक से मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। ठीक है, जीव विज्ञान है, भारती भवन का है, बनर्जी वर्मा शाह श्रीवास्तव इसको लिखा हुआ है। ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ तो इस टॉपिक से देखते रहता हूँ कि आपको कौन सा टॉपिक मिस नहीं तो हो रहा है, छूट नहीं तो नहीं रहा है, यही चीज़। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो जैवों में बहुत सारी प्रक्रिया हो रही है। तो प्रक्रिया होने के लिए क्या चाहिए? प्रक्रिया मतलब काम होने के लिए क्या चाहिए आपको? सर काम होने के लिए क्या चाहिए? तो आपको आपसे पूछा जा रहा है कि अगर क्या चीज़ नहीं होगा से आप नहीं काम कर पाएंगे। तो आप कहेंगे सर हमारे शरीर में या किसी को ऊर्जा नहीं मिलेगा तो वह काम नहीं कर पाएगा। ऊर्जा मतलब एनर्जी नहीं मिलेगा तो वह काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी कि जीवों में बहुत सारी तो जैव प्रक्रम हो रही है। ये जैव प्रक्रम तभी होगा जब उसे ऊर्जा मिलेगा, मतलब एनर्जी मिलेगा। अब एनर्जी कैसे मिलेगा? तो आपके ये सर एनर्जी तो ऐसे कोई खाना होगा, यानी कि हमको भोजन करेंगे तभी हमको ऊर्जा मिलेगा, यानी कि एनर्जी मिलेगा। यानी कि जीवों में जैव प्रक्रम तभी होगा जब उसे ऊर्जा मिलेगा, ऊर्जा तभी मिलेगा जब वो भोजन करेगा। ठीक है, तो ये भोजन करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? यानी कि ये खाना खाने की प्रक्रिया वही पोषण कहलाता है। हम लोग ऐसे बोलते हैं कि भोजन कर लिया, खाना खा लिया, लेकिन साइंस की भाषा कहता है कि पोषण हो गया। ठीक है, यानी कि भोजन करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ठीक है, यानी कि पोषण कहलाता है। इसका परिभाषा हो जाएगा, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ स्पीड में। कहेंगे कि जीवों में होने वाली बे प्रक्रिया है। जीव सीधे बोलेंगे पोषण वह विधि है जिसमें जीव ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, यानी कि पोषण वैसी विधि है जिसमें जीव बहुत जैव प्रक्रम को करने के लिए, यानी कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो भोजन ग्रहण करता है, तो उस भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाता है। मतलब एक प्रक्रिया है जिसमें भोजन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आप कहिए कि सर तो ये तो हो गया पोषण, लेकिन किताब में पोषण का टाइप दिया रहता है। तो इसको टाइप पढ़ने से पहले, यानी पोषण कितने प्रकार का होता है पढ़ने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि जो सजीव है ये मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। पहले मैं आपको जीव को बंटवारा कर चुका हूँ, जीव को बांट चुका हूँ सजीव और निर्जीव में। तो निर्जीव का अध्ययन वो दूसरे मतलब क्या बोलते भौतिक विज्ञान में किया जाएगा, लेकिन अभी सजीव पढ़ रहे हैं, इसका अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान का अंतर्गत सजीवों का अध्ययन करते हैं। ये 2 तरह का होता है, एक होता है एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको बता ही दे रहा हूँ। एक होता है एक कोशिका, दूसरा होता है बहुकोशिका। ये तो नाम ही से स्पष्ट है और नाम से पढ़े होंगे इसको बढ़िया से। एक कोशिका बहुकोशिका क्या होता है? एक कोशिका मतलब कि जिस भी जीव का शरीर एक कोशिका से बना होगा उसे एक कोशिका कहेंगे। इसके अंतर्गत बहुत सारा जीव आ जाएगा, यानी कि अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, यानी कि जो नंगी आंखों से नहीं दिखता है वो सब एक कोशिकीय होता है। ठीक है, लेकिन जो एक से अधिक कोशिका का बना होगा उसे बहुकोशिका कहते हैं, यानी कि हम लोग बहुकोशिकीय हैं। जानवर, बैल जो भी दिखता है, ठीक है, उस सब बहुकोशिकीय होता है, यानी कि उसका शरीर एक से अधिक कोशिका का बना होता है। ठीक है, चलिए, तो पोषण तो इसी में होगा। ठीक है, पेड़ पौधा भी देखते हैं तो वो सब क्या बहुकोशिकीय है। ठीक है, चलिए, तो इसी में हमको पोषण करना है। तो देखिए, पोषण में आपको 2 तरह से पोषण होगा, यानी कि भोजन जो ग्रहण करेगा, जीव भोजन ग्रहण करेगा, या तो उस भोजन को खुद ही संश्लेषित करेगा, यानी कि खुद ही बनाएगा। ठीक है, कच्चा पदार्थ वो भले किसी दूसरे जगह से ले, लेकिन उस कच्चे पदार्थ को भोजन मतलब खुद संश्लेषित करेगा, तब वो उस भोजन को मतलब ग्रहण करेगा।
ठीक है। लेकिन कुछ जीव होगा उस भोजन को दूसरे से लेकर, यानी कि दूसरे का भोजन लेगा, फिर उसको अपने रूप, अपने अनुसार रूप में चेंज करेगा, ठोस या तरल के रूप में चेंज करेगा, तब उसको ग्रहण करेगा। तो वो हो जाता है परपोषण। यानी कि पोषण को भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा, यानी कि जीव किस प्रकार से पोषण ग्रहण करता है उसके आधार पर पोषण दोनों तरह से होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। एक होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण इसको इंग्लिश में ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसको हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए स्वपोषण, यहाँ पे आइए, स्वपोषण को मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। स्वपोषण, तो पोषण तो जानते हैं भोजन लेने की प्रक्रिया होता है, और स्व मतलब होता है अपने से, अपना, यानी कि अपने से खुद संश्लेषित करके भोजन प्राप्त करेगा, उसको स्वपोषण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल पेड़ पौधा होता है, ठीक है। पेड़ पौधा किसी का सहारा नहीं लेता, किसी का भोजन नहीं लेता, वो खुद ही भोजन बनाता है, ठीक है। मतलब खुद ही भोजन को संश्लेषित करेगा तब उस भोजन को खुद लेगा, ठीक है। तो वो स्वपोषण कहलाता है। यानी कि पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव भोजन को खुद संश्लेषित करके ग्रहण करता है, उस जीव को स्वपोषी कहते हैं, और उसमें होने वाली क्रियाएं स्वपोषण कहलाता है, ठीक है। दूसरा है परपोषण, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, परपोषण। पर मतलब होता है दूसरा, और पोषण मतलब भोजन ग्रहण करने की विधि, यानी कि वैसा जीव जिसमें भोजन दूसरे से ग्रहण करता है, ठीक है, दूसरे का भोजन लेता है, उसे प्राप्त करता है, तो उस जीव को में होने वाली क्रिया परपोषण कहलाता है, और वो जीव परपोषी कहलाता है। आपको एग्जाम में आएगा, एग्जाम में निम्न में कौन सा स्वपोषी है, तो ऑप्शन में रहेगा पेड़ पौधा, और भी दूसरा कोई जीव रहेगा, तो पेड़ पौधा को सही ट्रिक लगा देना है, ठीक है। फिर आया कि इसमें से कौन परपोषी जीव है, परपोषी जीव नहीं है, परपोषण किसमें नहीं होता है, तो ऑप्शन में रहेगा पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा को टिक लगा देना है, ठीक है। यानी कि पेड़ पौधा के अलावा जो भी बच जाता है वो सब स्वपोषण होता है, सॉरी, पेड़ पौधा के अलावा जो भी बच जाता है उसमें परपोषण होता है। पेड़ पौधा के अलावा जो भी जीव बच जाता है, ठीक है, उस समय परपोषण होता है, वो सब परपोषी कहलाता है। यानी परपोषण विधि हो गया, और परपोषी वो जीव कहलाता है। जैसे कि स्वपोषण है तो पेड़ पौधा स्वपोषी कहलाएगा, ठीक है, और बाकी पेड़ पौधा का जो बच गया वो परपोषी कहलाएगा, ठीक है। तब आपको समझ में आता है पोषी क्या है। तो पोषी हम उसे बोलते हैं जिससे, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैं अपना भोजन किसी दूसरे से, यानी कि कोई एक व्यक्ति, ये व्यक्ति के नाम का व्यक्ति है, उससे मैं भोजन ले रहा हूं, यानी कि उसके पास सेव है, तो मैं उससे सेव प्राप्त करके अपना खाना खाऊंगा, तो एक नाम का व्यक्ति क्या हो जाएगा, मेरे लिए पोषी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम लोग जिससे भोजन प्राप्त कर रहे हैं वो पोषी हो जाएगा, ठीक है। तो स्वपोषण में पोषी खुद ही होता है, यानी खुद से ही भोजन प्राप्त करता है, तो वो स्वपोषी हो जाता है। लेकिन परपोषी में तो दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, जैसे मान लीजिए हमारे माथे में ढील जो बोलते हैं वो हमसे भोजन प्राप्त कर रहा है, तो ढील के लिए हम पोषी हो जाएंगे, यानी कि जो भोजन उपलब्ध करा रहा है वो पोषी कहलाता है, ठीक है। चलिए, आपको इतना समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्वपोषी और परपोषी बता दिए हैं। स्वपोषी पेड़ पौधे में होता है, और परपोषी पेड़ पौधे के अलावा जितने भी जीव होते हैं उसमें होता है। तो यहाँ पे कुछ कंसेप्ट छूट गया, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि पोषण में हम लोग भोजन लेते हैं, ठीक है, पोषण में हम लोग भोजन लेते हैं, तो उस भोजन में हम लोग क्या क्या चीज़ लेते हैं। आपके मन में डाउट चल रहा हो कि से पोषण भोजन लेते हैं तो क्या क्या चीज़ लेते हैं। हम लोग जनरली जो खाते हैं वही तो भोजन तो लेते होंगे, नहीं, जो हम लोग दाल खाते हैं, भात खाते हैं, रोटी खाते हैं, गेहूं खाते हैं, ये सब, ठीक है, ये सब मतलब लेने के लिए तो लेते हैं, लेकिन हमारा शरीर जो है दाल भात रोटी ये सब पहचानता ही नहीं है। हमारा दिमाग में सेठ है वो पहचानता है,
ठीक है। लेकिन हमको शरीर को रोटी दाल भात ज़रूरत है नहीं, तो क्या तब तुमको आपके मन में सवाल होता होगा कि आखिर शरीर को क्या चाहिए होता है। यानी कि जो पोषण कर रहे हैं, हम जानते हैं पोषण में भोजन लेते हैं, तो भोजन में आखिर हमारा शरीर लेता क्या। तो भोजन में हमारा शरीर मुख्यतः प्रोटीन लेता है, वसा लेता है, विटामिन लेता है, कार्बोहाइड्रेट लेता है, फिर खनिज लवण लेता है। एक कॉन्सेप्ट छूटा हुआ था जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। यानी कि हमारा शरीर दाल भात प्रोटीन, इस दाल भात रोटी चाउमीन उमीन जो खाते हैं वो सब नहीं लेता। वो हम लोग दिमाग में सेट किए हुए हैं कि दाल है भात है ये सब अच्छा चीज़ होता है, खाना चाहिए। आप बचपन से आपको घर वाले जैसे खिलाते होंगे भोजन, वही आपके दिमाग में सेट हो जाता होगा, ठीक है। तो आपके मन में वही होता हो कि नहीं हम लोग दाल भात ही खाते हैं, हमारे शरीर के लिए दाल भात ही जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। हमारे शरीर के लिए प्रोटीन जरूरत है, वसा जरूरत है, विटामिन जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट जरूरत है, खनिज लवण जरूरत है। यानी कि हमारा शरीर संतुलित भोजन मांगता है। संतुलित भोजन हम उसे कहेंगे जिसमें ये सारी चीज़ें एक मतलब कि निश्चित फिक्स मात्रा में हो, यानी कि बैलेंस संतुलित मात्रा में होना चाहिए। यानी कि उस भोजन जो कर रहे हैं उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, वसा भी होना चाहिए, विटामिन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, खनिज लवण भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, तो हमारा शरीर इसी के अनुसार क्या करता है, भोजन लेता है, ठीक है। तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन के बारे में ऐसे ही सब जितना भी पोषक तत्व पढ़ रहे हैं 12th में इसको बढ़िया से एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन अब 10th के सिलेबस में नहीं है, फिर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या चीज़ प्रोटीन के बारे में। मतलब इसका चैप्टर क्लास 6 में भी बढ़िया से पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखें, तो प्रोटीन है तो हम लोग जनरली जानते हैं कि दाल में पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। प्रोटीन क्या होता है कि एमिनो अम्ल से बना होता है, ठीक है। यानी कि 20 एमिनो अम्ल से प्रोटीन बनता है, एक अणु बनता है, इसका स्ट्रक्चर पढ़िएगा, ठीक है। तो प्रोटीन एमिनो अम्ल से बनता है, एमिनो अम्ल से बनता है, ठीक है। तो प्रोटीन हम लोग को दाल से, यानी कि जितना भी खाना खाते हैं उसमें थोड़ा बहुत क्या होता है कि प्रोटीन होता है। लेकिन कहा जाता है कि जिस भी पदार्थ में जो सबसे ज़्यादा गुण होता है वो उसी नाम से फेमस हो जाता है। जैसे मेरे में बहुत सारा गुण है, लेकिन मैं ज़्यादा पढ़ाता हूँ तो मेरे गुण के कारण मुझे टीचर सब लोग बुलाएंगे, ठीक है। उसी तरह से दाल में भी बहुत सारी चीज़ पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए सब कहता है कि दाल में हमेशा प्रोटीन पाया जाता है, दाल से प्रोटीन मिलता है, ठीक है। मेन ये नीचे लिखा गया है, लेकिन मेन ये है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट भी क्या होता है कि ये आपको मिलेगा, आपको जो भी चावल दाल चावल गेहूं उस समय ज़्यादा पाया जाता है। आलू में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन है तो दाल में पाया जाएगा, और क्या बोलते हैं उसको, मसूर का दाल में ज़्यादा होता है। प्रोटीन पर सोयाबीन में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अंडा में भी प्रोटीन पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट तो आलू चावल इस समय क्या होता है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। वसा एक तेलीय पदार्थ होता है, मतलब कि जितना भी तेलीय पदार्थ आपको दिखेगा उसमें वसा पाया जाता है। वसा का इंग्लिश होता है फैट, ठीक है। ये दोनों का सेम होगा, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट का सेम होगा, लेकिन वसा का इंग्लिश होता है फैट। तो ये आपको जितना भी तेलीय पदार्थ दिखेगा उसमें ये वसा में उसमें वसा पाया जाएगा, ठीक है। यानी कि तेल जो तेल खाते हैं या मूंगफली सब खाते हैं, तेलीय पदार्थ जो होता है उसमें वसा पाया जाता है, ठीक है। ये सब इससे क्या मिलता है मैं आपको बताऊंगा। देखिए अभी थोड़ा बता देता हूँ। जैसे अब विटामिन है, तो विटामिन जितना भी हरी सब्जियाँ होता है, फल फूल होता है, उसमें विटामिन पाया जाता है। और खनिज लवण है तो ये कुछ विशेषकर अनाज में पाया जाता है, फिर हरी सब्जियों में भी खनिज लवण पाया जाता है। तो मेनली ये सबका काम क्या होता है हमारे शरीर में, देखिए कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन का ये सब का काम होता है ऊर्जा का उत्पन्न करना, यानी कि ऊर्जा प्रोवाइड करना। मैं आपको बताया था ना, पोषण हम लोग क्यों करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन ये सब क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज़्यादा मतलब इसमें ऊर्जा जो है मतलब कि 4.1 कैलोरी पर ग्राम होता है, ठीक है। यानी कि 1 ग्राम ग्रहण कीजिएगा तो 4.1 कैलोरी आपको ऊर्जा मिलेगा। ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है।
प्रोटीन में यही बढ़कर 4.5 हो जाता है ग्राम। बासा में तुम आपको 9.1 ऐसे कुछ होता है। ये पूछेगा नहीं, आपको लगभग बता दे रहे हैं। यानी कि आप कहेंगे सर बासा में बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलता है, बासा से बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलता है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा कम ऊर्जा मिल रहा है। लेकिन हमारा शरीर है तो कार्बोहाइड्रेट से ही सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करता है। आप कहेंगे सर क्यों, से सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करना चाहिए तो बासा से प्राप्त करना चाहिए। फिर भी हम लोग को कहा जाता है कि बासा कम खाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाने के लिए। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारा शरीर है तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जल्दी हो जाता है। मतलब आपको पाचन आके बताऊंगा, यानी कि इसको जल्दी पच जाता है, या इसका पाचन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है और जल्दी पच जाता है, जिससे हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त करता है। फिर सेकेंड नंबर प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त करता है, लास्ट में बासा से ऊर्जा प्राप्त करता है, ठीक है। ऐसे प्रोटीन का काम भी होता है कि आपके जो शरीर का जो मांस घट गया यानी कि कट उठ गया है, मांस को भरने का काम भी करता है, ठीक है। लेकिन ऊर्जा प्रोटीन से भी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलता है। बासा का पाचन जल्दी नहीं होता है, ठीक है, मतलब उसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन उसका पाचन ही इतना कंप्लीट मतलब कि हार्ड होता है कि उसका ऊर्जा ही नहीं निकलता। इसलिए आप देखिएगा कि जो भी अधिक बासा खाएगा यानी कि फैट वाला कोई वस्तु मतलब पदार्थ खाएगा तो उसके पेट के बाहर तो क्या होता है, फैट जम जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका पाचन जल्दी नहीं होता। लेकिन उसके बदले कार्बोहाइड्रेट खाएगा तो उसका पाचन जल्दी होगा। प्रोटीन का सेकेंड लेवल पर होता है, ठीक है। चलिए, अब विटामिन का कोई काम नहीं है। विटामिन उसको बहुत ही कम मात्रा में जरूरत होता है। विटामिन सबको नहीं कोई ऊर्जा मिलता है, पर विटामिन क्या करता है कि जितने भी अंग होते हैं यानी कि जो हार्मोन बन रहा है, एंजाइम बन रहा है, यानी कि जितने भी अंग उसको प्रॉपर काम करने के लिए उत्प्रेरित करता है, ठीक है। जैसे आँख का काम है देखना, तो आँख अपने रोशनी खोते जाएगा तो विटामिन क्या करेगा, उसको उत्प्रेरित करेगा। नहीं भाई आपको देखना है काम, देखिए, ऐसा बताएगा, ठीक है। तो ये उत्प्रेरित का काम करता है। जैसे हमारे घर में बड़े बुजुर्ग उत्प्रेरित का काम करते हैं, यानी कि कोई काम करना होता तो बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, उसको उत्प्रेरित करते हैं कि भाई ये जल्दी काम करो, एक टाइम करो, एक काम करो, उस टाइप से ये मोटिवेशन का काम करता है। लेकिन इसका थोड़ा ही मात्रा जरूरत होता है, लेकिन शरीर को मात्रा होना चाहिए। ये नहीं रहता तो बहुत सारी बीमारी हो जाती है, ठीक है। आप उसको विटामिन ए के मतलब कंपटीशन में या 12th में पढ़िएगा, विटामिन की कमी से क्या क्या चीज़ होता है, ऐसे आप पढ़ते ही आए होंगे। जैसे कि विटामिन ए से रतौंधी होता है, बी से बेरी हो जाता है, सी से स्कर्वी हो जाता है, डी से रिकेटस हो जाता है। ये सब चीज़ होता है विटामिन के कारण। खनिज लवण भी क्या होता है, ये भी थोड़ी मात्रा जरूरत होता है, लेकिन खनिज लवण कुछ मतलब उसकी भूमिका निभाना होता है। यानी कि मान लीजिए कि खनिज लवण में आयरन की कमी हो जाएगा तो रक्त क्या प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए ये तो उतारिए, तो आपको मैं बता रहा हूँ। और हमारे शरीर में अगर मान लीजिए कि खाना 4-5 दिन से नहीं खा रहे हैं तो सबसे पहले हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट जमा है उसका यूज होगा। आप देखते होंगे कि घर चौक चौराहे पर जो नेता लोग या कोई भी टीचर लोग हड़ताल करते हैं तो सबसे पहले उसके शरीर में कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल होता है। यानी कि खाना नहीं खा रहा तो क्या होगा, ऊर्जा तो चाहिए ही, क्योंकि अंदर क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक प्रोसेस हो ही रहा है, शोषण हो ही रहा है, सब कुछ हो ही रहा है, तो ऊर्जा तो चाहिए ही, ठीक। उसके लिए क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले ऊर्जा लिया जाता है, फिर उसके बाद प्रोटीन से लिया जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त करना क्या होता है कि प्रोटीन बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि हमारे शरीर का ये सब क्या है, प्रोटीन है। तो हम कार्बोहाइड्रेट नहीं ले पाएंगे तो प्रोटीन से ऊर्जा लेगा, तो क्या बॉडी ऐसे ऐसा खत्म होगा और इस सब व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि ये जैसे ही खत्म हो जाएगा तो ऊर्जा के लिए मिलेगा ही नहीं, बासा से जल्दी ऊर्जा नहीं मिलता, ठीक है। तो आप इतना समझ गए होंगे। चलिए, ये ऐसे आपके सिलेबस में नहीं था लेकिन एक्स्ट्रा था इसलिए बता दिया हूँ, ठीक है। आप कमेंट कीजिएगा तो मैं कोई भी टॉपिक है, प्रोटीन पे, वसा पे, विटामिन पे, यानी कोई भी टॉपिक हो उस पर एक अलग से वीडियो लाकर ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दूँ, ठीक है। अभी 10th को मैं बता रहा हूँ इसलिए जो अलग से आउट ऑफ सिलेबस है उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको परपोषण कितने प्रकार का होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। परपोषण के प्रकार मैं लिख देता हूं। पहला होता है मितजीवी पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण,
और तीसरा होता है प्राणी संपोषण। ठीक है, प्राणी संपोषण। ठीक है, मृतजीवी के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। मृतजीवी यानी कि जीव होगा, यानी कि इसमें पोषण क्या होगा, सब में पोषण जुड़ा रहेगा। ठीक है, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। ठीक है, यानी कि इसमें जो पोषण की विधि होगी, यानी कि पोषण भोजन प्राप्त किया जाएगा, एक मृत जीव से पोषण प्राप्त किया जाएगा। यानी कि इसमें जो जीव होगा, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बता दे रहा हूँ। मान लो कि ये बैक्टीरिया बहुत सारी हैं, तो ये बड़ा सा हाथी है, मैं आपको ऐसे ड्राइंग बना दे रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि हाथी है, लिख भी दे रहा हूँ, ड्राइंग थोड़ी कमज़ोर है, मैनेज कर लीजिएगा। तो ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है इस हाथी, मान लो कि ये हाथी मरा हुआ हाथी है, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, इस मरे हुए हाथी से भोजन प्राप्त करेगा। तो कैसे करेगा, बैक्टीरिया अपना एंजाइम जो है इस पे छिड़केगा हाथी पे, मरे हुए हाथी पे, तो वो हाथी क्या सड़ जाएगा, गल जाएगा, बहुत छोटे छोटे रूप में तबलीद हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा हाथी के शरीर का। तब ये बैक्टीरिया क्या है, उस तबलीद भोजन को अपने में ग्रहण करेगा, अंतर्ग्रहण करेगा, अवशोषण करेगा, तब ऊर्जा प्राप्त करेगा। यानी कि ये बैक्टीरिया एक मरे हुए जीव से भोजन प्राप्त कर रहा है, तो उसी को बोलते हैं मृतजीवी पोषण। यानी कि मृतजीवी पोषण, पोषण की वैसी विधि, पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव मरे हुए यानी कि मृत जीव से पोषण प्राप्त करता है, उसे बोलेंगे मृतजीवी पोषण। ठीक है, परजीवी पोषण तो जीव तो होगा लेकिन दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करेगा। यानी कि पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव दूसरे जीव से यानी कि दूसरे कोई अदर जीव से भोजन प्राप्त करता है, उसको बोलते हैं परजीवी। प्राणी संपोषण होता है, यानी कि ये पोषण के पैसे जिसमें जीव क्या होता है, दूसरे के भोजन, मतलब प्राणी दूसरे के भोजन यानी कि ठोस और तरल के रूप में ग्रहण करके अध्ययन कर, मतलब उसका ग्रहण, मतलब ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है। ठीक है, इसमें हम लोग आ जाते हैं। प्राणी सब में हम लोग आ जाते हैं कि मानव लोग, हाथी, बैल, घोड़ा ये सब दिखता है। ठीक है, यानी कि जितना भी स्तनपायी दिखता है वो सब प्राणी संपोषण में आ जाता है। मृतजीवी में आपको बैक्टीरिया कुछ आ जाता है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देकर बता दे रहा हूँ। कुछ एग्जाम्पल में है, कहाँ गया, इसका एग्जाम्पल नहीं दिया क्या, हाँ इसमें दिया है, कवक दिया हुआ है, बैक्टीरिया दिया हुआ है, तो कुछ प्रोटोजोआ दिया हुआ है। यानी कि मृतजीवी पोषण उसमें होता है, कुछ कवकों में होता है, प्रोटोजोआ में होता है और बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, परजीवी का क्या दिया हुआ है, परजीवी गोल कृमि का दिया हुआ है, हुक वर्म यानी कि गोल कृमि में होता है, हुक वर्म में होता है, टेपवर्म, एंट अमीबा हिस्टोलिका, मलेरिया परजीवी, ये सब में क्या होता है, परजीवी पोषण होता है। यानी कि हमारा ढील भी है, उसमें क्या परजीवी पोषण होता है। जानवर में जो अठैल अठगोरबा बोलते हो वो भी होता है, उसमें भी परजीवी पोषण होता है। इसमें मतलब जीव क्या होता है, किसी की जो जिससे भोजन प्राप्त कर रहा है उसके यहाँ अस्थायी रूप से रहता है या अस्थायी रूप से रहता है, तब वो पोषण प्राप्त करता है, उसको परजीवी पोषण कहते हैं। और इसमें हम लोग होते हैं, इसमें हम लोग भोजन ठोस या तरल के रूप में, यानी कि जो गेहूं हो गया, चावल हो गया, इसको ठोस के रूप में ग्रहण कर लिया, फिर उसको तरल में चेंज कर लेंगे, तब भोजन ग्रहण करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आपको इतना समझ में आ गया। तो मृतजीवी समझने से पहले इसी में एक होता है मृतजीवी अपघटक चक्र, मृतजीवी अपघटक चक्र, इसी में पढ़ना है। ये आपको मृतजीवी पोषण से रिलेटेड है, संबंधित है। देखिए, पहले आपको अगर चक्र, तो चक्र मतलब आप समझते होंगे कि कोई चक्र होगा, चक्र चाप से नाचते रहेगा। हाँ, बात वही है। यानी कि इसमें जो काम होगा, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहीं पे आ गया, फिर ऐसे करते, यानी कि एक ही काम को मैं घुमा फिरा कर बार बार करूँगा। ठीक है, या एक स्थान पर मैं बार बार जाकर फिर वहीं पे आ जा रहा हूँ, मतलब एक ही काम को बार बार कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, 3 बार कर रहा हूँ, 4 बार, तो वो क्या एक चक्र बन जाता है। जैसे मैं यहाँ हूँ, फिर यहाँ जाऊँगा, फिर यहाँ आऊँगा, तो क्या हो जाएगा, एक ही स्थान में 2 फिर से आ गया पुनः, तो वो चक्र कर लाएगा। ठीक है, वही चीज़। तो मृतजीवी अपघटक में भी क्या होता है, वही काम 2 बार होता है। जैसे देखिए, यहाँ पे हाथी मरा हुआ है, ठीक है, पहले यहाँ पे देखिए, स्वपोषण पेड़ पौधा बताया था ना, जैसे मान लीजिए पेड़ पौधा है,
इस टाइप से पेड़ पौधा है, ठीक है। इसका पत्ता खाएगा हाथी, ठीक है। पेड़ पौधा में पत्ता कहाँ से आएगा, तो भाई भोजन बनाएगा ये खुद, स्वपोषण इसमें होगा। ये नीचे से क्या हो करेगा, खनिज लवण भी लेगा, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा पेड़ पौधे में कैसे प्रकाश संश्लेषण होता है, कैसे भोजन बनता है, ठीक है। तो ये हाथी पत्ता खाया, फिर ये हाथी मर गया तो इसको बैक्टीरिया खाया, ठीक है। बैक्टीरिया क्या किया, इसको गला दिया, गला कर इसको छोटे छोटे कण जो बच गया उसको जितना भोजन चाहिए उतना बैक्टीरिया ले लिया, बच जाएगा तो क्या करो, जमीन के अंदर क्या होगा, पुनः अवशोषित हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जमीन के अंदर चला जाएगा, मिल जाएगा जमीन के, जिसको ह्यूमनस बोलते हैं। हम लोग खाद का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि गोबर हो गया, कोई भी कचरा फचरा हो गया, गलने वाला चीज़ मिट्टी में रख देते हैं, क्या करता है मिट्टी पे उस बैक्टीरिया और उस पर एंजाइम छिड़कता है, गल जाता है, और वह गले हुए से अब भोजन को अवशोषित जितना होता है करता है, बच जाता है, वो खाद के रूप में नीचे अवशोषित हो जाता है। और जो गैस निकलता है, आपको सर गैस कैसे निकलता था, बैक्टीरिया क्या करता है, श्वसन करता है, ठीक है। तो वो गैस बाहर फिर वायुमंडल में चला जाता है, और फिर उस गैस को पेड़ पौधा इस्तेमाल करता है, फिर पेड़ पौधा भोजन बनाता है, मिट्टी का खाद इस्तेमाल करता है, फिर इस टाइप से ये चक्र चलते रहता है। आपको समझ में आया होगा, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसा कि पहले यहाँ पर देखिए, पेड़ पौधा क्या किया, अंदर से मिट्टी से खाद लिया, खनिज लवण लिया, उसको पेड़ पत्ता बनाया, फिर वो पत्ता को क्या किया, हाथी खाया, फिर हाथी को गला कर बैक्टीरिया खाया, फिर बैक्टीरिया गलाया तो मिट्टी में खाद बन गया, और फिर गैस निकल गया, इस खाद को फिर पेड़ पौधा लिया, फिर पेड़ पर पत्ता निकालेगा, फिर हाथी खाएगा, फिर बैक्टीरिया खाएगा। यानी कि ये जो इस टाइप से चक्र क्या है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है चक्र, यानी कि गोल गोल राउंड जो है चलते जा रहा है, इसी को बोलते हैं चक्र। और ये क्या हो रहा है, मितजीवी अपघटक के द्वारा हो रहा है, यानी कि जो गलाने का काम करता है उसको अपघटक बोलते हैं, बच जाता है। तब मितजीवी पोषण में मतलब मितजीवी के द्वारा हो रहा है, इसलिए इसको मितजीवी अपघटक बोलते हैं। इसका परिभाषा हो जाएगा कि कहेंगे वैसा चक्र जो मितजीवियों के द्वारा बार बार दोहराया जाता है उसे मितजीवी अपघटक चक्र बोलते हैं। इसमें कोई भी जीव भोजन को गलाकर अवशोषण करता है, तब बचे हुए भोजन मिट्टी के अंदर खाद रूप में संचित हो जाता है, जमा हो जाता है, तथा उत्पन्न गैस वायुमंडल में फिर मिल जाता है। फिर इस उत्पन्न गैस को पेड़ पौधा लेते हैं, बचे हुए खाद को पेड़ पौधे भोजन के रूप में निर्माण करते हैं। फिर जो उस पेड़ पौधा को कोई अन्य जानवर खाता है, फिर वो जानवर मर जाता है, बैक्टीरिया गलाता है। इस जो पूरे प्रक्रिया जो बार बार दोहराया जा रहा है, यानी कि एक चक्र बन रहा है, इसी चक्र को मितजीवी अपघटक चक्र कहते हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आया क्या होगा, ठीक है। परजीवी प्राणी सब भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं स्वपोषण में। बताया था कि स्वपोषण पेड़ पौधा में होता है, तो पेड़ पौधा में पोषण कैसे होता है पहले उसको निपट लेते हैं, ठीक है। मैं आपको बताया था कि जीव एक कोशिकीय बहुकोशिकीय होता है, तो बहुकोशिकीय में पेड़ पौधा भी आता है, और जीव जंतु, यानी कि जीव जंतु बोलेंगे ना, जीव या जंतु, तो जंतु बोलेंगे तो इसमें पेड़ पौधा भी आ जाएगा। लेकिन सिर्फ जंतु बोलेंगे तो समझ आइए कि इसमें सिर्फ हम लोग आएंगे, पेड़ पौधा नहीं आएगा। जनरली मूलतः हम लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन हम लोग जंतु बोलते हैं तो समझ आते हैं कि इसमें पेड़ पौधा नहीं आने वाला, ठीक है। तो पेड़ पौधा में कैसे पोषण होता है पहले उसको निपट लेते हैं। तो देखिए, पेड़ पौधा में क्या होता है कि कहा जाता है कि पेड़ पौधे में जो प्रक्रिया के द्वारा पोषण होता है उसको प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस बोलते हैं इंग्लिश में, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश आप जानते होंगे लाइट को बोलते हैं, जैसे अभी लाइट बल्ब से निकल रहा है, सूर्य के प्रकाश से भी लाइट निकल रहा है, वो सब क्या है, प्रकाश है। तो उस प्रकाश का इस्तेमाल करके, यानी कि सूर्य के प्रकाश, पेड़ पौधा सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल कर उपयोग करके अपने लिए जो भोजन बनाता है, उस बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया परिभाषा शॉर्ट फॉर्म में 1-2 नंबर का, लेकिन इसको डिटेल में लिखना पड़ता है। यह कहेंगे कि पेड़ पौधा सूर्य का प्रकाश, यानी कि प्रकाश कहाँ से लेगा, सूर्य का प्रकाश को लेगा, ठीक है। पेड़ पौधा सूर्य का प्रकाश, जल
पेड़ पौधा सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, पिगमेंट की उपस्थिति में भोजन बनाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधा सूर्य का प्रकाश का इस्तेमाल करता है। फिर तुमको H2O, ये जल को बोलते हैं, जल का अणु सूत्र होता है H2O, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। आई कार्बन डाइऑक्साइड है तुमको मतलब CO2। ठीक है, इस सब का प्रॉपर्टी बताएंगे कि मतलब इसका क्या गुण होता है, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पेड़ पौधा क्या करता है, सूर्य प्रकाश लेकर पत्तियों में क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति के कारण और H2O लेकर और CO2 लेकर क्या कहता है, ग्लूकोज बनाता है। ये पूरी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए आप समझ गए, मतलब कि ये प्रकाश संश्लेषण क्या घटक है, यानी कि ये सब रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण होगा। यानी कि सूर्य का प्रकाश, H2O, CO2, क्लोरोफिल रहेगा तभी क्या प्रकाश संश्लेषण होगा, यानी कि ये सब नहीं रहेगा तो नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें CO2, सूर्य का प्रकाश का क्या काम होता है, जल का क्या काम होता है, CO2 का क्या काम होता है, क्लोरोफिल का क्या काम होता है, मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए क्लोरोफिल क्या है, एक वर्णक है। ठीक है, वर्णक कहने का मतलब है मतलब कि किसी ऐसा मतलब कि एंजाइम बोलते हैं, रसायन होता है जो रंग प्रदान करता है। जैसे हमारा गोरा रंग है, काला रंग है, जैसा भी रंग है। ठीक है, तो हमारे में भी कुछ वर्णक है जो हमें कुछ न कुछ रंग प्रदान कर रहा है। ठीक है, ऐसे मानव शरीर में यानी कि हम लोग में मेलानिन जो वर्णक पाया जाता है, जिसका हमारे शरीर का रंग मतलब कि जैसा है, गोरा है, काला है, वैसा होता है। ठीक है, मेलानिन अगर ज़्यादा स्रावित होगा, मेलानिन मतलब कि ये जो त्वचा है आपको दिख रहा होगा, ऊपर तो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस में भी मेलानिन पाया जाता है, 3 प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, वो जगह के अनुसार क्या होता है, जो अधिक स्रावित हो जाता है वो उस रंग का प्रदान कर देता है। जैसे मान लो कभी गोरा है लेकिन मैं धूप वाला इलाका में जाऊंगा, धूप वाला एरिया में जाऊंगा, यानी कि गर्मी वाला इलाका में जाऊंगा, तो मेलानिन एक प्रकार काला मेलानिन होता है, वो जो धूप से बचाता है वो निकलना शुरू कर देगा, हमारा फेस काला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा शरीर का भी रंग क्या है, एक वर्ण के कारण क्या डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो पेड़ पौधा का भी हरा रंग वो क्लोरोफिल वर्ण के कारण होता है, इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कहेगा पेड़ पौधा किस कारण हरा होता है, तो कहेगा पेड़ पौधा क्लोरोफिल वर्ण के कारण हरा होता है। ठीक है, इधर समझिए, क्लोरोफिल मैग्नीशियम पाया जाता है और इसका स्ट्रक्चर है मैं अभी बताऊंगा। यहाँ पे आइए, सूर्य का प्रकाश है तो इसके बारे में जानना क्या है। सूर्य के प्रकाश मतलब कि प्रकाश आप पढ़िएगा 10th में ही, फिजिक्स में पढ़िएगा। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का रूप होता है, प्रकाश में छोटे छोटे ऊर्जा का कण होता है। ठीक है, फोटोन उसको बोलते हैं, यानी कि इसमें सूर्य के प्रकाश में प्रकाश ऊर्जा पाया जाता है, जिसको फोटो से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करते हैं। यानी कि सूर्य के प्रकाश में प्रकाश ऊर्जा है, उसको हम लोग रासायनिक ऊर्जा में चेंज करते हैं। ठीक है, और जल से क्या करता है, इस सूर्य का प्रकाश इस जल को तोड़ता है, यानी कि H2O को तोड़ता है क्या चीज़ में, 2H+O2- इसमें तोड़ता है। ठीक है, यानी कि जल को तोड़ने का सिर्फ काम करता है सूर्य का प्रकाश, यानी कि वो प्रकाश ऊर्जा होता है, वो रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट होकर तब इस जल को तोड़ता है। सूर्य का प्रकाश का सिर्फ इतना ही काम है। पेड़ पौधा सूर्य का प्रकाश इसलिए लेता है, यानी कि ये क्लोरोफिल अवशोषित करता है ताकि वह जल को तोड़ सके, इसलिए प्रकाश से दिन में ही होता है। ठीक है, और रात में भी अगर सूर्य निकलेगा या उस टाइप से हम प्रकाश देंगे तो उसमें भी उस मतलब पेड़ में क्या पेड़ पौधा में भी प्रकाश से होने लगेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश वो क्या करता है, जल को तोड़ने का काम करता है, यानी कि हाइड्रोजन में तोड़ता है और ऑक्सीजन में तोड़ता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन गैस होता है, इसको मतलब कि O2 ऐसे लिखा जाएगा। O2 जिसके भी नीचे रहता है वो ज़्यादातर गैस से होता है, तो ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और ये हाइड्रोजन इस कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर क्या ग्लूकोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, मतलब इस ग्लूकोज का सूत्र होता है, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुक्रोज, यानी कि पेड़ पौधा पर जो भोजन संचित करता है उसको बोलते हैं सुक्रोज के रूप में। ठीक है, चलो, तो CO2 और EH2 जो बच जाए उससे अभिक्रिया करता है तो ग्लूकोज बन जाता है, ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो आप कहना होगा कि ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, यानी कि O2 गैस बाहर निकलती है, CO2 नहीं बोल सकते हैं क्योंकि CO2 तो इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, चलिए
इसी का अपोजिट होता है जब मैं आपको श्वसन चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि पेड़ पौधा रात में क्या करता है, CO2 को बाहर निकालता है, क्योंकि उस समय वो ऑक्सीजन को सिर्फ सांस ले रहा होता है। यानी कि जो रात में होता है उसको अप्रकाशिक अभिक्रिया बोलते हैं। ये आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। ये लिंकेज है तो इसलिए कारण मैं बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो पेड़ पौधा सांस लेता है ऑक्सीजन गैस और छोड़ता है CO2 गैस, लेकिन दिन में श्वसन नहीं लेता। श्वसन भी होता है लेकिन जब तो प्रकाश मतलब खाना बनाता है तो खाना बनाते समय क्या करता है, CO2 को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। रात में ऑक्सीजन लेगा और CO2 छोड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ रात में श्वसन की क्रिया करते रहता है, ठीक है। श्वसन की क्रिया करते रहता है और श्वसन करने के समय CO2 गैस बाहर निकालता है, ठीक है। जिस कारण CO2 की मात्रा अधिक बढ़ जाएगी तो पेड़ के नीचे हम सोएंगे तो हमको घुटन सा फील होगा, क्योंकि ऑक्सीजन मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया। पर अब मैं आपको मिटा रहा हूँ CO2 का जो गुण होता है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर क्लोरोफिल के बारे में बताना है। जल और H2 अगर कहानी खत्म हो गया, ठीक है। चलिए मैं आपको CO2 की प्रॉपर्टी बता देता हूँ। चालू तो है। CO2 की प्रॉपर्टी बता देता हूँ, गुण बता देता हूँ, आखिर ये क्या चीज़ होता है, ठीक है। CO2 बनता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जलाते हैं तो CO2 बन जाता है, ठीक है। एक गैस होता है, यानी कि ये ऊपर बाहर निकलेगा, ठीक है। ये भी गैस होता है। जनरली जिसके भी नीचे टूट लगा रहता है वो गैस ही होता है, ठीक है। ये कार्बन हो गया, लिख नहीं रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। एक कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। कार्बन यानी कि जो भी पदार्थ जलेगा धुआं निकालेगा तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सॉरी लाइट प्रॉब्लम हो रहा है ना, चलिए देख लेता हूँ पहले। अब ठीक है। यानी कि जितना भी चीज पदार्थ जो है जलता है और धुआं निकालता है तो वो सब कार्बन का बना होता है। इमारकों को जलाएंगे तो धुआं निकलेगा ना, तो एक कार्बन का बना हुआ। इसमें ये मतलब इसमें कार्बन प्रेजेंट है, उपस्थित है। बोट को भी जलाएंगे तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ये धुआं निकलेगा, ठीक है। किसी भी पदार्थ को अगर जला रहे हैं तो धुआं निकल रहा है तो वो क्या होता है, उसमें वो कार्बन का बना होता है। लेकिन आप कहिए सर पानी तो जलता नहीं है, पत्थर भी नहीं जलता है, सोना भी, प्योर सोना भी नहीं जलता है, तो सर उसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। हाँ, उसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। जो चीज़ नहीं जलेगा या जलेगा भी तो क्या बोलते हैं, हीट देगा, गर्मी देगा, लेकिन धुआं नहीं निकलेगा। धुआं निकलेगा तो समझ आएगा कि CO2 उसमें पाया, CO2 निकल रहा है, यानी कि उसमें कार्बन पाया जा रहा है। यानी कि कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो CO2 गैस निकलता है। ऑक्सीजन किसी भी पदार्थ को जलने में हेल्प करता है, यानी कि ये नहीं रहेगा तो कोई पदार्थ जलेगा ही नहीं, ठीक है। इसको भी जलाएंगे लेकिन इसको ढक देंगे तो क्या है, कोई पदार्थ जलेगा ही नहीं। तो ये ऑक्सीजन प्रॉपर्टी है, इसी में मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए तो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, ये गर्मी को सोखता है। जैसे कि कलर में देखिए काला कपड़ा जो है गर्मी को सोखता है, अवशोषित करता है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए धूप में दो कपड़ा पहन के खड़ा हो जाए, एक सफ़ेद कपड़ा और दूसरा काला कपड़ा, तो काला कपड़ा जो पहने उसको ज़्यादा गर्मी लगेगा, क्योंकि काला कपड़ा गर्मी को ज़्यादा अवशोषित करता है, ठीक है। उजला कपड़ा तो कम अवशोषित करेगा, ठीक है। इसलिए CO2 क्या था, ऊर्जा को अवशोषित करता है, ठीक है। इस कारण क्या होता है कि आपको देखेंगे इसका मात्रा ऐसे 0.03% पाया जाता है, बुक में दिया होगा, लेकिन यह मात्रा बढ़ चुका है, 0.04% हो गया हुआ है। कारण यही है कि हम लोग जलाते बहुत है, ईंधन जलाते हैं खाना बनाने के लिए या किसी भी कारण फैक्ट्रियों में तो ईंधन जलाते हैं, ठीक है। कोयला आप लोग देखते हैं वो सब कोयल कार्बन का ही रूप है, उससे भी क्या धुआं निकलता है, तो इसकी मात्रा बढ़ चुकी है, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या होता है, जब बाहर निकलता है, यानी कि हमारा क्या पृथ्वी है, मान लीजिए गोल है, इस पर हम लोग रह रहे हैं और बाहर क्या है वातावरण है, यानी कि बादल हो गया, वायुमंडल हो गया, तो इसमें CO2 पाया जाता है। तो सूर्य का किरण आता है तो दिन में तो आ गया, अब रात में क्या है, लौटना चाहिए, लौट जाना चाहिए, लेकिन ये लौटते रहता है तो क्या करता है CO2 इसको अवशोषित कर लेता है, ठीक है। फिर रात में आपको भेज देगा, अवशोषित कर लेगा, रात में फिर भेज देगा। इस कारण आपको रात में ठंडी क्या बोलते हैं कि गर्मी होगा, गर्मी फील होगा, गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस CO2 गैस जितना ज़्यादा होगा रात में उतना ही ठंडा, दिन में तो गर्मी पड़ेगा ही, ठीक है, लेकिन रात में भी गर्मी पड़ेगा, ठीक है।
तो CO2 के कारण होता है। इसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। यानी कि CO2 की ज़्यादा मात्रा बढ़ जाता है, उसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये चीज़ है। इसके लिए बहुत सारा उपाय किया गया है। यानी कि हम लोग के घर में जो LPG सिलेंडर है, LPG इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब इसमें प्रोपेन ब्यूटेन पाया जाता है और इसमें विशेष वहाँ के लिए एथिल मर्कैप्टन बोलते हैं, उसको मिला रहता है ताकि ये दुर्घटना नहीं हो सके, ठीक है। इसी में आया बता दिए हैं। तो CO2 की प्रॉपर्टी आप जान गए। अब आते हैं क्लोरोफिल का, तो मैं आपको यहीं पे मिटा के बता दे रहा हूँ। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पेड़ पौधा हरा रंग का होता है, ठीक है। यानी कि क्लोरोफिल एक वर्णक है जिससे कारण पेड़ पौधा हरा होता है। जो पेड़ पौधा क्या है कि हरा नहीं दिख रहा तो समझ आइए कि उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा है। अब क्लोरोफिल का प्रॉपर्टी होता है, मैं आपको लिखने बता रहा हूँ। क्लोरोफिल का प्रॉपर्टी होता है पहला कि यह सूरज के प्रकाश को अवशोषित करता है, ठीक है। पेड़ पौधा का जितना भी हरा भाग होगा, पत्ती भी हरा होता है, तना भी हरा होता है, तो उस समय क्लोरोफिल पाया जाता है। मैं पत्ती का यहाँ पिक्चर बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये पत्ती का मैं पिक्चर बना दिया, तो इस पत्ती हरा है तो उसमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, तो क्लोरोफिल क्या करता है, इस पत्ती में उपस्थित रहता है तो ये सूरज के प्रकाश को अवशोषित करता है, ठीक है। फिर उसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। फिर सूरज के प्रकाश बताया कि जल को तोड़ता है, जल तोड़ता था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूटता है तो ऑक्सीजन प्रकाश से बाहर निकल जाता है और हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल सूरज को अवशोषित करता है, ठीक है। आप ये सर, तो क्लोरोफिल का मतलब रचना कैसे होगा, देखिए पत्ती है, पत्ता जैसे देखते हैं ना वही है। तो पत्ता का ऊपरी परत जो होगा मोटा होगा और निचली परत पतला होगा। यानी कि पत्ता है ये वाला, तो ये ऊपर है तो ये मोटा होगा, जैसे कि पत्ता है तो ऊपर मोटा होगा नीचे पतला होगा। आपके सर ऊपर मोटा किए होने का क्या कारण है, तो कारण यही है कि अगर दिन में सूर्य का प्रकाश पड़ता है, प्रकाश संश्लेषण होते रहता है, नीचे से क्या होता है आपको नहीं पता है ना। जैसे कि ये पेड़ पौधा है तो नीचे से क्या होता है कि जल आता है, जल प्लस खनिज लवण नीचे से आता है जड़ से, ठीक है। आपको पूछा जाएगा पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल और खनिज लवण कहाँ से आता है, तो कहने कि धरती के अंदर से जड़ के द्वारा आता है। अच्छा, तो कौन सा ले जाता है, हम लोग में खून का प्रवाह, यानी कि खाना बन जाता है या पानी कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरा ले जाना होता है तो पहुंचाने का काम यानी कि परिवहन का काम वो ब्लड करता है, खून करता है, यानी कि ऊतक खून करता है, ठीक है, रक्त करता है, ब्लड करता है। तो पेड़ पौधा में कौन करता है, पेड़ पौधा में जाइलम ऊतक करता है, ठीक है। यानी कि इसमें जाइलम क्या करता है, जल और खनिज लवण को लेके जाता है। खनिज लवण सिंपल है, खनिज बोलेंगे वैसा पता जो जमीन के अंदर खोद कर निकालते हैं, खोद कर निकालते तो खनिज हो जाएगा, और लवण जो स्वाद में नमकीन होगा उसको लवण बोलेंगे, ठीक है। यहीं पे बता दिया हूँ, पहले बताना चाहिए था, ठीक है। पढ़ते जाए धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। तो देखिए जाइलम एक ऊतक होता है, यानी कि एक कोशिका का समूह है। इसके बारे में आप लोग 9th में पढ़े होंगे, 3 प्रकार का 4 प्रकार का होता है, हम बाह्यिकाय बाह्यनिकाय इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको नहीं बताऊँगा, सिर्फ इतना समझिए कि जाइलम में ऊतक है, वो पेड़ पौधा में क्या करता है, जल और खनिज लवण को जड़ से लेकर पत्तियों तक पहुँचाता है, यानी कि यहाँ तक पहुँचा देगा, ठीक है। और इस पत्ती में जो खाना बन जाता है, इस खाना बने हुए भोजन को क्या करता है, फ्लोएम एक ऊतक होता है, ठीक है। इसका भी टाइप है, इसको मतलब परिवहन चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ना है। फिर ये भी इसमें भी बहुत सारा चालने वाले का और भी बहुत तरह होता है। ये क्या करता है, जो भोजन बन चुका है उस भोजन को पूरे अंगों तक पहुंचाता है। यानी कि हमारे शरीर में जो भोजन पच जाता है, उस पचे हुए भोजन को मान लीजिए कि यहाँ पेट में पच गया भोजन, तो उसको हाथ तक पहुँचाना तक ब्लड लेके जाता है, ठीक है। यहाँ पे घाव हो जाएगा तो यहाँ पे दवा खाएंगे पच जाएगा, यहाँ पे दवा पर तो ब्लड के जरिए यहाँ तक पहुँचेगा। उसी तरह से यहाँ पे भोजन बन गया पत्ता में, ठीक है। पत्ता में ही भोजन बनता है, खाना जो है पत्ता में ही बनता है। तो आपको पता होगा कि जहाँ पे खाना बनता है उसको हम लोग रसोई घर बोलते हैं, ठीक है, यानी कि किचन बोलते हैं। तो पेड़ पौधा का किचन कहाँ हो जाएगा, पत्ती हो जाएगा, यानी कि पत्ती में खाना बन रहा है। तो पत्ती में खाना बन रहा है तो यहाँ से सभी जगह पहुँचाने का काम करता है, फ्लोएम ऊतक करता है। ऊतक कहने का मतलब कोशिका का बहुत सारा, एक से अधिक कोशिका होगा, ठीक, एक ही टाइप का बहुत सारा कोशिका मिल जाएगा, उसको बोलेंगे ऊतक, ठीक है। तो जल ये जाइलम ले जाएगा, अब भोजन हो गया, खाना जो हो गया फ्लोएम लेके जाएगा, वही चीज़ बता रहे थे। तो देखिए, तो यहाँ पे आप पत्ती में आते हैं।
तो पत्ती के ऊपरी परत में क्या है, भोजन बन रहा तो जल आ गया, पानी आ गया। तो ये मोटा इसलिए होता है, पत्ती का ऊपरी परत पतला होगा तो क्या होगा, फटाफट पानी आया, सूर्य प्रकाश गर्म करेगा उसको, वाष्प तब्दील होगा और पानी ऊपर उठ बाहर खत्म हो जाएगा। नीचे से आ रहा है पानी खत्म हो जाएगा, तो प्रकाश से क्या होगा, नहीं होगा। तो इसको पानी को कम उड़ने के लिए या कम वाष्पित होने के लिए क्या करता है कि हम लोग पत्ती में क्या ऊपरी परत मोटा होता है और निचली परत पतला होता है। एक कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको जानना चाहिए पढ़ रहे हैं तो ठीक है। तो ये पत्ती हो गया। आपको ये सर पत्ती में CO2 तो गैस इंटर करता है, ठीक है, यानी कि CO2 गैस भी इंटर करता है, यानी कि प्रवेश करता है। हम लोग जानते हैं कि CO2 गैस वायुमंडल से आता है, यानी कि चारों तरफ वायुमंडल में हवा मिक्स है तो उसमें CO2 पाया जाता है, तो वहाँ से CO2 तो आता है। लेकिन पत्ता में खाना बन रहा है, वहाँ पे CO2 कैसे आता है? तो बाबू इस पत्ता में क्या होता है, रींद छिद्र पाया जाता है, ठीक है, छिद्र पाया जाता है, यानी कि इसको छिद्र को इस टाइप से बना देते हैं, ठीक है। ये पत्ती नहीं है, पत्ती के यहाँ पे मान लीजिए इस टाइप से डाली है तो इस सब क्या छिद्र पाया जाएगा, ठीक है। तो छिद्र हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं, लेकिन साइंस की भाषा में छिद्र को रंध्र बोला जाता है। ये सब रंध्र है, ठीक है। इंग्लिश में रंध्र को एस्टोमाटा बोलते हैं। कहीं कहीं पे इंग्लिश में इंग्लिश टर्म यूज हो जाएगा, कहेगा एस्टोमाटा क्या है, तो कहेंगे पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र को एस्टोमाटा कहते हैं। इसके द्वारा पानी बाहर निकलता है, अंदर आता है, हवा बाहर जाता है, अंदर निकलता है, अंदर आता है, ठीक है। यानी कि पत्तियों में पाए जाने वाला छिद्र क्या, रंध्र कहलाता है, ठीक है। लेकिन यही जब छिद्र क्या हो जाएगा कि आप मान लीजिए कि आपको जब पेड़ पुराना हो जाए, जैसे मान लीजिए पूरा पेड़ है, ठीक है, पिक्चर में बना रहा हूँ, हाथी पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या तना है, मतलब कि जड़ हो गया, तो इस पर भी क्या होता है कि बड़ा बड़ा छिद्र टाइप का हो जाता है। बहुत पुराना पेड़ देखिएगा ना, तो उसका तना पर भी क्या छिद्र होगा, यानी कि यहाँ पे भी छिद्र होगा, तो इसको बोलते हैं वात रंध्र, ठीक है। पत्ती में छिद्र होगा तो उसको सीधे रंध्र बोलेंगे, और तना में यानी कि इस टाइप से होगा तो उसको बोलेंगे वात रंध्र। जड़ में भी छिद्र होता है, उसको भी वात रंध्र बोलते हैं। इसके द्वारा भी गैसों का परिवहन होता है, आपको श्वसन में बताएंगे कैसे परिवहन होता है, ठीक है। रंध्र में भी क्या होगा, गैसों का परिवहन होगा, फिर जल का भी बाहर अंदर बाहर होगा, ठीक है। तो ये रंध्र के जरिए क्या होता है, CO2 अंदर प्रवेश करता है। तो आपके सर ये पत्ती में छिद्र हमेशा खुला रहता है कि बंद रहता है? देखिए नहीं खुला रहता, नहीं बंद रहता है। इसको कंट्रोल करने के लिए छोटा सा बूंदा रहता है, यानी कि ये स्टोमाटा का पिक्चर है। यहाँ जो छिद्र देख रहे हैं ये वाला, इसका पिक्चर यहाँ पे किए हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो गया, यानी कि ये क्या है, स्टोमाटा है। ये क्या करता है, इसमें ये सब द्वार कोशिका का है, ये पूरा स्टोमाटा है, यानी कि छिद्र है, और छिद्र में जो ये सब द्वार कोशिका होता है, यह क्या करता है कि यही खोलने का बंद करने का काम करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि पत्तियों में स्टोमाटा खोलने के बंद करने का नियंत्रण कौन करता है, तो कहेंगे द्वार कोशिका करते हैं, द्वार कोशिका इसको करता है नियंत्रण, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं गार्ड सेल, तो वही करता है, ठीक है। अभी ये कैसे खुल जाता है, कैसे बंद हो जाता है, देखिए जब भी प्रकाश संश्लेषण होगा, यानी कि पत्ती में प्रकाश संश्लेषण होगा तो पानी अंदर से आएगा और पत्ती में पानी चला जाएगा, तो पानी जैसे आएगा तो ये क्या होगा, फूल जाएगा, खुल जाएगा। ये देखिएगा जो पानी आ गया, यानी कि प्रकाश संश्लेषण अब होगा तब खुल जाना चाहिए, तो खुल जाता है। जैसे खुलता है तो वायुमंडल में CO2 गैस रहता है, अंदर आकर प्रवेश कर जाता है, ठीक है। और जैसे पानी खत्म होगा, लिमिट बाधा कम होगा, तो पानी चला गया, मतलब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो बंद हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये खोलने बंद करने का काम द्वार कोशिका करता है, ठीक है। चलिए अभी हो गया, आपको क्लोरोफिल की भी बता दिए, ये सब से रिलेटेड बातें भी बता दिए, ठीक है। आपको मैं मेटा के बता दे रहा हूँ, मेटाते मैं आपको रिवीजन भी करा दे रहा हूँ। अभी क्या बताया, क्लोरोफिल के बारे में बताया हूँ। क्लोरोफिल वर्णक होता है हरा रंग का, जिस भी पेड़ पौधे में हरा रंग नहीं उसका रहेगा, समझ जाइए कि उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा है, यानी उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, ठीक है। पेड़ पौधा दिन में प्रकाश संश्लेषण करता है, रात में श्वसन की प्रक्रिया करता है, और श्वसन में वो O2 गैस लेता है, CO2 छोड़ता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में CO2 गैस लेता है और O2 को छोड़ता है, ठीक है। चलिए अब हो गया। अब आपको पत्ती के बारे के स्ट्रक्चर बता देते हैं, यानी कि क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बता देते हैं। तो पत्ती को क्या करते हैं, काटते हैं इस टाइप से, ये पत्ती को, यानी कि ये पत्ती बना हुआ है ना, इसको क्या किए हैं, अंदर का काटे हैं, तो इस टाइप से, मतलब कि इस टाइप से रचना रहेगा। ये सब एपिथेलियम कहलाता है, ठीक है। एपिथेलियम मतलब कि क्या होता है कि बाहरी त्वचा होता है, जैसे हमारे शरीर का बाहरी, ये सब क्या एपिथेलियम है,
हम लोग ऐसे अपने भाषा में त्वचा बोलते हैं, लेकिन ये सब क्या एपिथेलियम है। तो पत्ती का भी ऊपरी परत क्या होगा और निचली परत क्या होगा कि इसको एपिथेलियम कहेंगे। तो ये मोटा होता है, बता दिए क्यों मोटा होता है, ये पतला होता है, और बीच में ये सब क्या होता है गिरेना पाया जाता है, इसको गिरेना कहते हैं। ठीक है, मतलब ये सब क्लोरोफिल का ही अंश है। तो यही सब क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित करता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपको क्लोरोफिल का अंदर का पार्ट का। ठीक है, इसमें भी आपको स्टार्च पाया जाएगा। ठीक है, और स्टार्च के बारे में आपको बता ही दिए हैं। चलिए, तो ये हो गया आपको स्वपोषण में क्लोरोफिल की भूमिका। ठीक है, चलिए अब आगे हम आपको बताते हैं, बोर्ड साफ करते हैं। आपके सिलेबस में प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण पूछा भी है और दिया भी था, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यानी कि CO2 रहता है और H2O रहता है, ऊपर सूर्य का प्रकाश सन लिख देता हूँ मैं, नीचे क्लोरोफिल रहता है। ठीक है, और ये टूटता है तो क्या बनता है आपको O2 गैस बनेगा, जल भी बन सकता है, फिर ऊर्जा भी बनता है। ठीक है, देखिए O2 है, हल्का है तो बाहर निकल जाएगा। यही चीज़ें मैं मिला लेता हूँ। 6 CO2 है, यानी कि 6 कार्बन है। ये बैलेंसिंग करने के लिए होता है। 10th में आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा कि मेन तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड जल मिलता है तो O2 और H2O ऐसे बनता है। अभी इसी को बैलेंसिंग करने के लिए कि इधर कितना कार्बन गुना करेंगे कि दोनों जगह क्या हो कि कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा सेम हो जाए। ठीक है, आपको देख लेता हूँ 6 CO2 सॉरी, और यहाँ पे क्या होता है कि ग्लूकोज भी बनता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज भी बनता है। फिर ऑक्सीजन बनता है, H2O बनता है। देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, सब कुछ सही है। अब 12 H2 है। ठीक है, इस टाइप से, यानी कि 6 CO2 12 H2O और C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है। फिर O2 निकलता है, कितना निकलता है 6 ठो O2 निकलता है। H2O कितना निकलता है, भी 6 ठो निकलता है। फिर ऊर्जा निकलता है। ठीक है, इतना ही। ये आपका प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण का सूत्र है। ठीक है, आपको दिया रहेगा, परिभाषा भी लिखेगा तो नीचे ए लिख दीजिएगा तो नंबर थोड़ा बढ़िया दे देगा, कहेगा कि बच्चा जो है जानकार भी है, रट्टा हुआ नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है। अब आपको बता रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण घटक के लिए आपको पूछा जाता है कि इसका कुछ अपक्रिया कीजिए, मतलब कि प्रयोग कीजिए। BTC में भी दिया हुआ है और भारतीय में भी दिया हुआ है। मैं आपको पिक्चर दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पिक्चर दिया हुआ है। और प्रकाश संश्लेषण बताइए क्लोरोफिल आवश्यक होता है, इसे प्रूफ कीजिए। ठीक है, तो मैं आप इसको चैप्टर आपको बुक होता अच्छा ही है, मतलब इसका PDF प्रोवाइड आपको करा दूंगा टेलीग्राम पे अपने चैनल पे। ठीक है, तो प्रकाश में क्लोरोफिल आवश्यक होता है, मैं आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि एग्जाम में आए तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक होता है। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, पहले एक क्रोटर का पता लिया जाता है, क्रोटर या कोलियस का पता लिया जाता है। मैं लिख देता हूँ कोलियस। देखिए आप ये सर प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक है, इसको प्रूफ करने के लिए कोलियस का ही पता क्यों लेंगे, तो मतलब किसी का भी पता ले सकते हैं। तो देखिए बाबू, किसी का भी पता लीजिएगा तो उसके जो पता होगा उसके पता पे क्या होगा कि एक तरफ हरा और उजला नहीं रहेगा, यानी कि सभी जगह हरा ही दिखेगा। यानी कि पता लेंगे तो पूरा हरा ही रहेगा। तब को ऐसा पता लेना है कि बीच में क्या होगा कि मतलब इसी पता में कुछ जगह पे क्लोरोफिल नहीं होना चाहिए, कुछ जगह पे क्लोरोफिल होना चाहिए। यानी कि कोलियस का पता होता है जो आधा उजला होता है और आधा मतलब हरा होता है। तो आपको कोलियस का पता लेना है, उस पर रेखांकित करना है। इस टाइप से पता ले लिए, अब जैसा भी पता होगा। मान लीजिए कि यहाँ तक क्या है, हरा है, इधर उजला है, तो इधर क्या करेंगे, रेखांकित कर देंगे भाई यहाँ पे हरा है, यहाँ पे उजला है। ठीक है, फिर इस पत्ता को क्या करेंगे, लेंगे गर्म करेंगे। ठीक है, हल्का सा गर्म करेंगे। ठीक है, गर्म करेंगे, फिर उस गर्म करके फिर उसको निकालेंगे और फिर खौलता हुआ एल्कोहल, मतलब जो एल्कोहल गर्म है उसमें रखेंगे इस पत्ता को। यानी कि गर्म एल्कोहल में फिर उबालेंगे। एल्कोहल आप लोग समझ रहे होंगे, शराब को बोलते हैं, दारू को बोलते हैं साइंस की भाषा में। ठीक है, इसमें OH ग्रुप पाया जाता है, केमिस्ट्री में पढ़िएगा OH ग्रुप होता है। ठीक है, तो देखिए, तो गर्म एल्कोहल में क्या कहा जाता है, रखा जाता है, फिर उबाला जाता है। उबालने पर आपको कहता है कि तब तक उबालते रहिए,
पहला क्या था, पत्ती को लिए, कोलियस पत्ता को एक खांचित कर दिए, फिर उबाले, फिर निकाले, ठीक है। ये सिंपल पानी था अभी, आप गर्म एल्कोहल में फिर उबालेंगे और तब तक उबालते रहना है जब तक इसका रंग मतलब कि क्या होना चाहिए, हरा नहीं हो जाए, ठीक है। तो क्या होगी, पत्ती मतलब निकालेंगे तब लास्ट में, और उसमें नमक डालेंगे, आयोडीन डालेंगे। तो आयोडीन डालोगे ना तो देखिएगा जहाँ पे हरा रंग हो वहाँ पे क्या होगा कि नीला या काला हो जाएगा। दिखाते हैं क्या चीज़ हो जा रहा है यहाँ पे, गाढ़ा नीला हो जा रहा है, यानी कि जहाँ पे हरा पार्ट है वहाँ पे गाढ़ा नीला हो जा रहा है, और जो उजला पार्ट है वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, हल्का पीला हो जा रहा है। तो इससे प्रमाणित हो जाता है कि जहाँ पे क्लोरोफिल पाया गया है तो वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हुआ है, वहाँ पे स्टार्च बना है। आप कहिए सर स्टार्च नया क्या चीज़ है? स्टार्च को इसी को दूसरा नाम मंड भी बोलते हैं, ठीक है। ये मतलब ये स्टार्च और मंड कहने का मतलब कि यही चीज़ बना है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट बना है, यानी कि ग्लूकोज बना है, ठीक है। तो इस पर जब नमक डालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। और यहाँ पे क्या था, क्लोरोफिल, मतलब यहाँ पे क्लोरोफिल पाया गया तभी तो इसमें स्टार्च बना है। लेकिन जो उजला पार्ट था, ये वाला इतना पार्ट, इसमें मतलब प्रकाश संश्लेषण हुआ ही नहीं है, इसलिए क्या है, ये आपको इसमें मतलब कि स्टार्च नहीं बना, यानी कि प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। तो इससे, इस पूरी प्रक्रिया से, इस प्रयोग के द्वारा यह साबित हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, ठीक है। तो ये था, मतलब आपको शॉर्ट में बता दिए हैं, लिखाएंगे तो बुकिंग से लिखाएंगे, यानी कि इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आपको मैं बता दिया हूँ, ठीक है। आप फिर से कमेंट कीजिएगा तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। या इस वीडियो को बार बार देखिएगा, तो बार बार देखने से अच्छा है कि कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं हल्का से आपको बता दूंगा, ठीक है। अब अगला इसी में है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक, ये भी प्रूफ करने के लिए कह रहा है, ठीक है। जगह कमी है फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो CO2 आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है, इसको ये प्रयोग किया गया, ठीक है। तो चलिए कैसे करते हैं। इसके लिए क्या क्या है कि एक पेड़ को लेना है, ठीक है। वो गमला में लगा होना चाहिए। गमला में लगने का मतलब छोटा सा लेना है, बड़ा सा नहीं लेना। उस गमला में लगा होना चाहिए, तुलसी का ले लीजिए या कोई भी छोटा सा फूल का ले लीजिए। उसको लेकर पहले करें कि 2-3 दिन अंधेरे कमरे में रखना है। रखने का मतलब कि अंधेरे कमरे में रखेंगे तो क्या वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करेगा, यानी इसमें खाना नहीं बनेगा। तो नहीं बनेगा तो क्या करेगा, उस जो पहले से खाना बना के रखा उसका मतलब इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो 2-3 दिन बाद ले आइए, फिर उसको बाहर निकालिए और उसके पत्ती को क्या कीजिए, एक जो पूरा पत्ता है, जैसे कि ये पूरा पत्ता है, इसके आधे पत्ते को आप एक बोतल में क्या कीजिए, बंद कर दीजिए, मतलब पूरा क्लोज कर दीजिए, और आधे पत्ते को खुला रहने दीजिए। जैसे यहाँ पे इतना खुला रहने दिए, 1 नंबर खुला रहने दिया, 2 नंबर क्या किए, इसमें अंदर डाल दिए, ठीक है। और इस जो बर्तन से ढक रहे, इसमें KOH का घोल कर रहा है रखने के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें मतलब कि इसमें CO2 बनेगा, प्रकाश में प्रक्रिया होगा तो CO2 बनेगा, तो इसके अंदर जाएगा तो ये KOH क्या घोल होता है, KOH का यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल क्या करता है कि CO2 जो भी आता है उसको अपने अंदर क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है। यानी कि यहाँ पे CO2 नहीं पाया जाता है। जैसे ही अंदर जाएगा KOH का जो घोल होगा उसको सोख लेगा, CO2 को सोख लेगा, तो अंदर प्रकाश में प्रक्रिया नहीं होगा और बाहर प्रकाशन प्रक्रिया हो जाएगा। फिर इसको तोड़ के देखेंगे तो इधर नमक आयोडीन डालेंगे तो इधर नीला नहीं होगा, इधर नीला हो जाएगा। कारण यही है कि इधर स्टार्च बना, इधर स्टार्च नहीं बना। तो ये था प्रयोग, सिंपल सा था, ठीक है। हमको मतलब कि हमको तो याद मतलब कहेंगे नहीं, मतलब कि हमको बार पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में सेट हो गया क्या पिक्चर है, ठीक है। तो आप इसको याद करने से अच्छा है कि आप इसको पिक्चर बनाए, समझे क्या चीज़ है, ठीक है। समझे रहिएगा कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अपने मन से भी लिख कर बना सकते हैं। पिक्चर बना दीजिए तो और भी बहुत अच्छा है, ठीक है। पिक्चर मतलब कि जो पिक्चर बनाए स्टेप बाय स्टेप या ऐसा पिक्चर बनाए हैं तो और भी बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन इसको रटिएगा तो क्या है, 1-1.5 पन्ना का है। देख लीजिए, पहले आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से लेकर शुरू करके यहाँ तक है। तो अब इसको इतना पढ़ने से अच्छा है कि इसको समझ लीजिए, फिर इसको भी समझ लीजिए। मैं भी अपना स्टूडेंट को ऑफलाइन जो पढ़ाता हूँ क्लास 10th को, 9th 10th मतलब 6 लेकर 10th तक पढ़ाता हूँ, तो उसको भी क्या करता हूँ कि समझा दिया हूँ, लिखाया नहीं हूँ। कहा कि अपने मन से जो लैंग्वेज में आ रहा लिख सकते हो, ठीक है। और वो समझ चुका है,
अब एग्जाम में देखिए कैसा लिख रहा है, ठीक है। तब ये चीज़ है। अब अगला कुछ है, प्रकाश अपक्रिया है और अप्रकाशिक अपक्रिया है। ये मामूली सा है, पूछेगा ऐसे नहीं, लेकिन प्रकाश अपक्रिया कहिए, पेड़ पौधा सूर्य के प्रकाश में जो अपक्रिया करता है उसे प्रकाश अपक्रिया कहेंगे। इसमें पेड़ पौधा सूर्य का प्रकाश को लेकर मतलब कि CO2 लेकर, क्या बोलते हैं कि जल लेकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो क्रिया करता है, भोजन बनाता है, वो प्रकाश अपक्रिया कहलाता है। और रात में जो श्वसन के मतलब कि प्रकाश की अनुपस्थिति में जो काम करता है, यानी कि जो ग्लूकोज बना लिया है, यानी कि श्वसन करता है, तो वो अप्रकाशिक अपक्रिया कहलाता है। सिंपल सा है, ठीक है। पर अप्रकाशिक अपक्रिया समझना है तो श्वसन चैप्टर इसके लिए पढ़ना होगा, यानी कि अगला चैप्टर पढ़ना होगा, ठीक है। अभी तो इसमें चैप्टर में एक मनुष्य का पाचन बचा है, यानी कि जंतु में पोषण बचा है, ठीक। अभी मैं स्वपोषण होता है, यानी कि पेड़ पौधा में स्वपोषण होता है, उसको मैं बता दिया हूँ। अब जंतुओं में पोषण होता है उसको बताना है, तो मैं आपको ये पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 में आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आप अच्छे से कमेंट कीजिएगा, डाउट होगा तो भी कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।